विशेषकर मैं आभारी हूं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आपके बीच में आकर के उस संबंध में वार्ता करना जो कि हमारे आपके और राष्ट्र के सर्वोपरि हित में है। हम लोग, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में, केवल 1 मिनट से कम लूँगा। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह 1974 बैच का इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी और 36 साल पुलिस में सेवा की है और उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक भी रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे बड़ा शत्रु आपका कौन होगा, तो आप कहेंगे कोरोना, कोई कहेगा पाकिस्तान, कोई कहेगा चीन। लेकिन अगर सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए तो वो बनेगा ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ISI ने जो षड्यंत्र, कूटनीति और भारत विरोधी गतिविधियां की हैं, अगर उसके ऊपर कोई स्वर्ण पदक हो तो वो ISI को जाएगा। आपको संक्षेप में मैं ISI का इतिहास प्रस्तुत करता हूं। ISI का सृजन 1948 में हुआ था और तत्कालीन ब्रिटिश मेजर जनरल रॉबर्ट काउथॉर्न इसके प्रथम सृजनकर्ता थे। सर रॉबर्ट काउथॉर्न इसके उपरांत सन 50 से 1959 तक ISI के चीफ भी रहे हैं। वर्तमान में मेजर जनरल हमीद इसके चीफ हैं, फायज हमीद, और इनके द्वारा विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती हैं। अगर इसके इतिहास में हम जाएं तो हम ये देखेंगे कि ये एक सामान्य सी इंटेलिजेंस एजेंसी थी और इसकी प्रमुखता तब आई है जब अफगानिस्तान में 80 के दशक में सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, तो अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया के पैसे से और तमाम नेटो फोर्सेस ने मिलकर के ISI के माध्यम से अफगान मुजाहिदीन को सशक्त किया और सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध के एक ताना बाना बुना था। सोवियत यूनियन फोर्सेस जब अफगानिस्तान से चली गई कालांतर में, उसके बाद ISI ने अफगान तालिबान की पीठ पे हाथ रखा और उन्हें मजबूत किया। कालांतर में अफगान मुजाहिदीन और तालिबान के माध्यम से उन्होंने कश्मीर में भी विध्वंसात्मक कार्रवाई कराने की कोशिश की। लेकिन जो आश्चर्य का विषय है कि CIA ने वो उच्च कोट की तकनीक, वो टेक्नोलॉजी और अन्य राष्ट्रों ने भी ISI को दी जो कि फ्यूचरिस्टिक थी। वो उपकरण दिए सर्विलेंस के जो कि संसार में किसी देश के पास नहीं थे, क्योंकि उनका एक ही ध्येय था कि तत्कालीन USSR को मटियामेट कर दें। यही कारण है कि ISI टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही एक परिष्कृत और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एक एजेंसी मानी जाती है। कालांतर में इस पर डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अगर हम देखें कि मैंने क्यों कहा आपसे कि वास्तविक खतरा हमारे आपके लिए ISI है। आप कोविड को देख लें तो कोविड का भी इनडायरेक्ट संबंध ISI से है। मैं बताऊंगा कैसे, वाया नेपाल, कैसे रोहिंग्याओं के माध्यम से। नकली भारतीय मुद्रा जो हम आप अक्सर हमारे हाथ में आ जाती है, लोग कहते हैं कि नोट नकली है, कहाँ से आता है? ISI से आता है। अपराध जो होता है प्रमुख महानगरों में, उसके पीछे कौन रहता है? रोहिंग्यास, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, और इनके पीछे कौन है? ISI। हमारे बच्चों को जहर यानी ड्रग्स कौन परोस रहा है? पंजाब में ड्रग्स का ताना बाना किसने बुना है? ISI ने। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो इन्होंने दरअसल ये जानते हैं कि ये 20 करोड़ वाले 130 करोड़ ऐसे महान राष्ट्र को, जो कि विश्व की एक महाशक्ति है, उसको सीधे युद्ध में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बार मुंह की खा चुके हैं, सन 65, सन 71, कारगिल और उसके उपरांत। इनको मालूम है कि एक ही तरीका है कि जो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसी के माध्यम से इनको कुछ धूमिल सी एक आशा दिखाई पड़ती है कि भारत के ऊपर कदाचित शायद इनको, लेकिन ये भी मंसूबे इनके बिल्कुल कभी पूरे हो नहीं सकते हैं, और वो बताऊंगा कैसे।
सबसे पहले आप आए कि आईएसआई ने ऐसा कौन सा हथकंडा है जो नहीं अपनाया है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के ऊपर अगर आप आ जाएं, 350 लोग हताहत हुए थे, 1200 मारे गए थे। इसके अलावा आप उसके बाद जाएं, 2006 की ट्रेन ब्लास्ट देखें मुंबई में, 26/11 ब्लास्ट को अगर आप देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि लखवी, डेविड कोलमैन हेडली, जिसने आकर के पूरा सर्वे किया था मुंबई का, और तमाम ऐसे नाम आएंगे, ज़कीर रहमान लखवी, तमाम ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इसमें इसके षड्यंत्र की रचना में पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान फौज के साथ और आईएसआई ने मिल करके इसको किया था। यह बात दूसरी है कि इसके बारे में इन्होंने कभी स्वीकारोक्ति नहीं की है, और जब अजमल कसाब के घर पे इनके पत्रकार पहुंचे थे तो वो पत्रकार भी पाकिस्तान के गायब हो गए, भूमिगत हो गए, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने और फौज ने ये सुनिश्चित किया कि ये चिन्हित करो कि ये दरअसल हिंदुस्तान के ही मुसलमानों ने किया है, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं और थोड़ा पीछे ले जाता हूं कि हिंदुस्तान में तमाम तंजीमें हैं। कश्मीर में 6 तंजीमें हैं, 6 चरमपंथी, जिसमें प्रमुख लश्कर-ए-तैयबा है और अन्य हैं, जिसमें पूरा ऑक्सीजन, रसद, पैसा देने का पूरा काम आईएसआई ने किया है और आज भी कर रहा है। इसके अलावा पहले एक संगठन था सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अब बैन हो गया है। इसके बाद आया इंडियन मुजाहिदीन। इन सब ने, और आज पीएफआई है, पीएफआई की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इन 2 संगठनों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है राष्ट्र विरोधी जो कि विश्व में अगर कहीं होता तो इनके ऊपर वो कहराता कि ये याद करते। इन्होंने एक और ताना बाना बुना है कि जब कभी इनके ऊपर कार्रवाई हो, सिमी के ऊपर हो, इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, तो एक इन्होंने तमाम ऐसे छदम मंच शुरू कर रखे हैं जो कि तुरंत हो हल्ला, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। आपने देखा होगा टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में, आपने ये भी देखा होगा कि लिट फेस्ट होता है कई जगह। लिट फेस्ट होता है, लेकिन लिट फेस्ट में एक ही वेवलेंथ के लोग जाकर के बोल सकते हैं। तस्लीमा नसरीन नहीं जा सकती हैं, तारिक फतेह नहीं जा सकते हैं, और ऐसे लोग जो जाकर के इनको बेनकाब कर सकते हैं, उनके लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक बहुत सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत एक तौर तरीका इन्होंने अपनाया है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ ये किसको बोलने नहीं देंगे। टीवी डिबेट्स में अगर आप देख लें, टीवी डिबेट्स में भी ऐसे नौटंकीबाज आ जाते हैं कि जिसने भी देश प्रेम की कोई बात की, इनके विरोध में कोई बात की, तो जैसे सियारों का हुजूम टूट पड़ता है उस तरीके से वो टूट पड़ते हैं और अगले को बोलने का मौका नहीं देते हैं। हमारे कर्नल आरएसएन सिंह साहब हैं, पुष्पेन जी इसको भली बात जानते हैं, और आप सब ने भी चीज़ को देखा होगा कि जो भी भारत की बात करे, जो भी देश प्रेम की बात करे, उसकी आवाज़ चाहे लिट फेस्ट हो, चाहे कहीं भी हो। इसके अलावा इन्होंने तमाम तरह के छदम पुरस्कार, जर्नलिस्ट और ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं आपके मैगासेसे पुरस्कार विजेता, मुझे तो कभी कभी शक होता है इनकी गुणवत्ता के ऊपर कि ये वाकई पुरस्कार हैं या किसी अन्य कारण से इनको अलंकरण प्रदान किया गया है। अरुंधति रॉय जी, वो अगर वास्तव में लेखिका हैं तो पठन पाठन में अपना ध्यान दें। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के ऊपर बोलना और कश्मीर को तश्तरी पे रख के पाकिस्तान को देने का अधिकार उनको किसने दे दिया, मैं समझ नहीं पाया है, क्योंकि उनकी चाबी भर रहा है आईएसआई। हमारे कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं, राजनेता हैं, जो आईएसआई के दावतनामे के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनकी पूरी आवभगत होती है। आवभगत कौन करता है? आईएसआई करता है। पॉकेट मनी कौन देता है? आईएसआई देता है। धन से परिपूर्ण कौन करता है? आईएसआई करता है। हमारे विशेषज्ञ ये बताते हैं, ये बात खुलासे वाली नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो कि मैं आपके सामने पेश करूंगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। आज से 35 साल पहले अगर आप चले जाएं, ये चर्चा उठी थी कि हमारे तत्कालीन बड़े नेता वो आईएसआई के पेरोल में हैं,
इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। तब आईएसआई की घुसपैठ राजनीति में थी, उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में थी। फिल्म इंडस्ट्री की तमाम दावतें, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इस तरीके के गैंगस्टर्स न सिर्फ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट को प्रभावित करते थे, लेकिन बाजार भाव को प्रभावित करने के लिए दुबई में पार्टियां होती थी। कौन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कौन कितने में खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, किसको हीरो बनना है, हीरोइन नहीं बनना है, इसकी पूरे फैसले, फंडिंग दुबई से दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और इनके गिरोह करते थे। संपत्ति के लेन देन में भी इनका हाथ रहता था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि दाऊद इब्राहिम की संपत्ति 1993 के बाद जब ये सब पलायित हो गए थे, इनको बेचने में सरकार को नाको चने चबाने पड़े। मैं ये जानना चाहूँगा, ये कहा जाता, मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असत्य हो, कि उनके मददगार शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग में भी थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को कुर्क होने नहीं दिया और बेचने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से उनका विक्रय हुआ, वो भी मिट्टी के दाम पे, कौड़ियों के दाम पे। अन्य स्थानों पर जहां पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, शासन प्रशासन जागरूक था, ऐसे तत्वों की संपत्ति में थाने और चौकी खुल गए। भले ही उनके भय और आतंक से कोई खरीदने ना आया हो, या पता लगा लें कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया और इस तरह के लोगों के कोठी और मकान में पुलिस कार्यालय, थाने और चौकियां खुल गए हैं। भले ही कोई खरीदने ना आए, लेकिन कम से कम उसका सरकार और जनता के लिए सदुपयोग हो, जिनकी को लूट करके उन्होंने अपनी आत्म धन संपत्ति पैदा की। इसके बाद हम आते हैं एक दो गंभीर घटनाओं के ऊपर। आपने सुना होगा टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या हुई मुंबई में। उसमें नाम आया नदीम का। नदीम भी म्यूजिक में थे। बहरहाल वो इंग्लैंड भाग गए, इंग्लैंड से दुबई चले गए। उन्होंने एन केन प्रकारेण किसी से एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन करा करके अपने ऊपर से वो दाग हटा दिया। लेकिन ये सर्वविदित है कि अबू सलेम का पूरा हाथ था गुलशन कुमार की हत्या में। गुलशन कुमार, जब मैं मेरठ के कार्यकाल में था तो मेरे पास स्वयं आए थे। उन्होंने बताया था कि सिंह साहब, मेरी हत्या की प्रबल संभावना है। तो मैंने कहा मैं अभी बात करता हूं, उनकी बात न करें, क्योंकि अगर कल मारा जाऊंगा तो आज मार दिया जाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि उनके ऊपर जो खतरा था वो छोटा शकील के माध्यम से अन्य लोगों के ऊपर था। उसका खुलासा करना सार्वजनिक मंच पे औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन इससे जो मैंने आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए, जिस तरीके से कश्मीर के चरमपंथियों, हुर्रियत और अन्य लोगों को ऑक्सीजन आईएसआई दे रहा है, और हमारी कुछ कमजोर सरकारों ने इनको दूध पिला करके और मजबूत किया, इनके ब्लैकमेल में फंस गए। बेहतर ये होता कि इनको जो 100 करोड़ सालाना इनके ऊपर खर्च किया जाता था, उसको न करके इनके ऊपर वो कार्रवाई होती जो आज हो चुकी है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब वो कार्रवाई का समय आ गया है कि कश्मीर के चरमपंथी, हुर्रियत और ये वहाँ की सरकारें ऐसे एक ताना बाना बुन करके आईएसआई के इशारे के ऊपर चरमपंथियों को अपने अंदर बुला लेना। वरना मैं जानना चाहूँगा कि अगर पूरी राष्ट्र, भारत ऐसा राष्ट्र कमर कस ले, इन चरमपंथियों में ताकत नहीं है कि ये इस प्रकार का दुस्साहस कर सके। बहरहाल अब कार्रवाई शुरू हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कालांतर में इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान ने और आईएसआई ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन चरमपंथियों को वो हथियार दिए हैं जो हमारी फौज के पास भी नहीं है। ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स, ऐसे वेपन जिनमें इंफ्रारेड एमिंग डिवाइसेस हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ऐसे फैंसी फाइबर ग्लास के। इसके अलावा सैटेलाइट फोन्स में एक टेलीकॉम कंपनी है पाकिस्तान में जिसका नाम है थोराया। पूरी कंपनी बनी ही इसीलिए है कि चरमपंथियों का टेलीकॉम नेटवर्क बदस्तूर बहुत उम्दा चलता रहे। आईएसआई ने न सिर्फ इस तरीके से हमारे भ्रष्ट नेताओं को खरीदने की कोशिश की, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में चरमपंथियों को हथियार दिए। हमारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, नक्सलाइट्स, उनका प्रशिक्षण, उनको धन और उनको हथियार दिए जाने की पूरी कवायद उनके द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें आईएसआई और क्या क्या कर रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है। जनरल जिया जब गद्दी पे बैठे तो उनका एक फिलॉसफी थी K2, कश्मीर और खालिस्तान। तो उन्होंने खालिस्तान समर्थक तत्वों को इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, उसको बहुत पालने की कोशिश की, उसकी क्रियाशील बनाया उसको।
खालिस्तान के नोट छपवाए जर्मनी में। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये जो एक नए पेडेस्टल पे ला करके खड़ा किया, तो जनरल जिया के बाद ही ये सब कार्रवाइयां शुरू हुई। और ये जो डर्टी गेम्स खेलने का काम शुरू हुआ, चरमपंथी कहीं पर भी हो, बांग्लादेश के अगर नागरिक मैं आपको बताऊं, लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या बांग्लादेशी नागरिकों की हमारे भारत में नाजायज तरीके से